बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का मैं शिखा स्वरूप स्वागत करती हूँ। हम अपने कार्यक्रम के जरिए किसान भाई बहनों की हर वो मदद करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके, आसान हो सके। चाहे वो आधुनिक खेती हो या वैज्ञानिक खेती हो, इन सब की जानकारी हम उन्हें देते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुपालक उठा सकते हैं पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं से लाभ। ठंड के मौसम में मुर्गियों के लीटर का गीला होना होता है खतरनाक। मूंगफली के दानों को आसानी से छिलकों से अलग करता है ग्राउंडनट डिकोडिकेटर। राज्य के पशुपालकों के लिए केंद्र प्रायोजित और राज्य प्रायोजित कई प्रकार के लाभकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें से एक है पशुओं के निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच एवं मुफ्त या अनुदानित दर पर दवा वितरण की योजना। राज्य के पशुपालक अपने पशुओं की स्वास्थ्य जांच अपने क्षेत्र के पशु स्वास्थ्य केंद्र में कराकर साथ ही अनुदानित दर पर दवाएं लेकर इन योजनाओं से लाभ उठा सकते हैं। सब्जियों में फूलगोभी अभी बहुत से किसान भाई लगा रखे होंगे। वर्तमान समय में इनमें DBM यानी डायमंड बैक मॉथ नामक कीट लगने की संभावना रहती है। यह कीट पिल्लू जैसा हरे रंग का होता है जो पत्ते में हरे उत्तकों को खाता है। परिणाम स्वरूप पत्तों में धब्बे हो जाते हैं या पत्तों में छेद हो जाते हैं। साथ ही यह कीट पत्तियों के नीचे बड़ी मात्रा में अंडे देता है जो फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। नीम या करण द्वारा निर्मित जैविक दवाओं के इस्तेमाल से डायमंड बैक मॉथ कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। यदि कीट का प्रकोप ज़्यादा हो तो इकालैक्स नामक दवा का घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करना लाभदायक होता है। रबी के मौसम में चना हमारे झारखंड के में प्रमुखता रूप से उपजाई जाती है। जो किसान भाई चना समय पर नहीं लगा पाए हैं और वे चना की बुआई करना चाहते हैं तो उनके लिए विलंब से बुआई योग्य चना के उन्नत प्रभेद हैं JPG 59 और काबुल चना का प्रभेद है काग 2। चना के इन प्रभेदों को लगाकर आप लाभान्वित हो सकते हैं। आज की बेहतर तकनीक है मुर्गी पालकों के लिए। जो मुर्गी पालक लीटर पद्धति से मुर्गी पालन करते हैं वे लीटर को गीला ना होने दें। लीटर का गीलापन या नमी मुर्गियों में कई प्रकार के रोग का कारण बनता है। इसके लिए मुर्गी पालक लीटर बिछावन का खास ख्याल रखें। साथ ही ठंड से बचने के लिए मुर्गियों के आवास की खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। ज़्यादा ठंड की स्थिति में कमरे में हीटर या अलाव का प्रबंध करना चाहिए। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफ़ी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंडनट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंडनट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जाता है। यह उपकरण एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग करने में क्षमता रखता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण फिर से फैलने की आशंका है, इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहनों, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं।
अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी पहली जानकारी है आप सबके लिए तिलहनी फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन। भारत में उगाई जाने वाली फसलों में तिलहनी फसलों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इसमें बहुत तरीके के कीट और रोग भी लगते हैं जिसका प्रबंधन करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। तिलहनी फसलों में रोपाई बुआई के कुछ सप्ताह के बाद कीट और रोग लगने का खतरा रहता है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो फसल प्रभावित हो जाती है और उत्पादन पर व्यापक असर पड़ता है। कृषि जानकार कहते हैं कि माहू कीट पौधों के कोमल तनों, पत्तियों, फूलों एवं नए फलियों के रस चूसकर उसे कमज़ोर कर देते हैं। माहू मधुस्राव करते हैं जिस पर काली फफूंद उग आदि है। इससे प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होती है। इसके बचाव के लिए किसानों को डाइमेथोएट 30 1 लीटर को 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से मौसम साफ होने पर छिड़काव करना चाहिए। आज हमारे साथ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पीके सिंह जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि तिलहनी फसलों में रोग एवं कीट प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे सर कि जैसे अभी तिलहनी फसल बहुत से लगे हुए भी हैं और जो तिलहनी फसलों में रोग या कीट लग जाते हैं उसका निदान कैसे हो सकता है? देखिए, अभी के समय में खास करके हमारे राज्य में तिलहन में रबी में
सरसों और तीसी दो मुख्यतः से लगाया जाता है। और वर्तमान परिवेश में देखें, खास कर सरसों की अगर हम बात करें तो अभी जैसा मौसम हो रहा है, तापमान नीचे गिर रहा है, बारिश हो रही है, बादल हो रहा है, कोहरा हो रहा है, तो ये जो इस तरह का जो मौसम है, ये सरसों में एक कीड़ा लगता है, चेपा भी कहते हैं, जिसको माहू भी कहते हैं और लाही भी कहते हैं। तो उस कीट का प्रकोप ऐसे मौसम में होने की बहुत ही संभावना है। और ये जो कीट है ये बहुत ही तीव्र गति से अपनी आबादी को बढ़ाता है। ये अपने अंडे भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं और बहुत जल्दी से इनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो अगर अभी खेत में दिख रहा है, जो किसान भाई अगर पीला प्रपंच लगाए हैं तो वो भी बहुत काफ़ी है, उसमें होगा, उसमें आके वो चूस जाते हैं। और अभी के समय में जब इसकी गति जो है, तीव्रता जो काफ़ी बढ़ती जा रही है, ऐसी परिस्थितियों में कीटनाशक दवा का छिड़काव करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा आती है जो 70.6 SL की दवा है। उसकी जो 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करें तो इस कीट का नियंत्रण हो जाएगा। पत्ती सुरंगक कीट जो सूढ़ी पत्तियों में सुरंग बनाकर हरे भाग को खाती है, जिससे पत्तियों में अनियमित आकार के सफ़ेद रंग की रेखाएं बन जाती हैं। इसके बचाव के लिए एजा डिरेक्टिन यानी नीम का तेल 0.15% EC 2.5 लीटर को 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अभी के समय में छिड़काव करने में 2-3 बात का ध्यान बहुत रखना है कि अगर आप सुबह के समय में पत्तियों पर देखेंगे ओस रहता है, अगर ओस रहेगा उस समय हम अगर दवा का छिड़काव करेंगे तो उसकी जो तीव्रता घट जाएगी। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बात यह है कि इस कीट को प्राकृतिक रूप से भी खाने वाले एक कीट होते हैं जिसको हम लोग लेडीज बर्ड बिटिल कहते हैं। वो लाल रंग की बिटिल होती है, उस पर काले काले धब्बे होते हैं जो कि सीधे माहू को या लाही को खा जाते हैं। तो अगर उस समय सुबह के समय में छिड़क देंगे तो उससे भी काफ़ी नुकसान होगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मधुमक्खियाँ जो है, जो कि इनका बहुत ही बड़ा रोल है सरसों में, वो आती हैं, उसको उपज को भी बढ़ाती हैं तथा वो हमारे मित्र कीट हैं। वो सुबह के समय में काफ़ी सक्रिय रहती हैं, तो अगर उस समय अगर उसको छिड़काव कर दिया जाएगा तो वो मधुमक्खी बीमारी मर जाएगी। तो दवा का छिड़काव जब भी करें दोपहर के बाद करें और जो मात्रा बताएगी दवा उसके अनुसार करें तो इस कीट का नियंत्रण हो जाएगा। और अगर जिस किसान भाई के खेत में अगर कीट की तीव्रता दिख रही है, अगर वो देख रहे हैं, तो ज़रूर कीटनाशक का दवा छिड़काव करें। वहीं अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग में पत्तियों एवं फलियों पर गहरे कत्थई रंग के धब्बे बनते हैं। यह गोल छल्ले के रूप में पत्तियों पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। रोग की उग्र अवस्था में यह धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों को झुलसा देते हैं। सफ़ेद गेरोई रोग, इस रोग में पत्तियों के निचली सतह पर सफ़ेद फफोले बनते हैं जिससे पत्तियां पीली होकर सूखने लगती हैं। फूल आने की अवस्था में पुष्प का क्रम विकृत हो जाता है जिससे कोई फलियां नहीं बनती हैं। बड मक्खी है, ये देखिए मक्खी की तरह का एक कीड़ा होता है, नारंगी रंग का चमकता हुआ उसका रहता है और उसके जो पंख हैं जो पारदर्शी होते हैं। ये कीट जो है ये अंडे देते हैं, खास करके जब बड बनने लगता है उसी समय। और इसे अंडे से जो इसका मैगट जो होता है, जिसको हम लोग पिल्लू कहते हैं, वो निकल करके वो मैगट के अंदर जा करके उस पौधों के अंदर में कैप्सूल के अंदर वो उसके अंडाशय को खा जाता है। जो जैसे जहाँ पर वो बन रहा है तीसी का बीज, तो उसी समय वो खा जाता है। और खाने के उपरांत क्या होता है कि पूरा वो नुकसान होता है और वहाँ उसके दाने नहीं बनते हैं। तो यह कीट हमारे राज्य में प्रायः देखा जाता है और ख़ास करके तीसी में भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचता है इस कीट से। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए जब इसका प्रकोप हो जाएगा तो बड में दाने ही नहीं बनेंगे। दाने नहीं बनेंगे तो तीसी की उपज घट जाएगी और उसकी जो तेल की प्रतिशत घट जाएगी, किसान भाई को काफ़ी नुकसान होगा। जब भी किसान भाई को इसका प्रकोप अगर दिखता है किसान भाई को, तो ऐसी परिस्थितियों में एक दवा जो आती है इमिडाक्लोप्रिड, जो कि सिस्टमिक दवा है, इसकी जो भी है 70.6 SL की जो है 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके आप निश्चित रूप से उसका छिड़काव कर दें। इससे क्या होगा कि बर्ड फ्लाई से जो भी प्रकोप होता है वो बच जाएगा। और ऐसे छोटे मोटे कीड़े और भी आते रहते हैं जो इतनी हानि नहीं पहुंचाते हैं, तो उसके लिए इसी दवा से भी उसका भी नियंत्रण हो जाएगा। जो मुख्यतः जो है बर्ड फ्लाई से ही हमारे राज्य में तीसी की फसलों को नुकसान होता है। तुलासिता रोग पुराने पत्तियों के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे धब्बे तथा निचली सतह पर इन धब्बों के नीचे सफ़ेद रोएदार फफूंद उगाती है। धीरे धीरे पूरी पत्ती पीली होकर सूख जाती है। सभी रोगों के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 75 WP या
जिनेब 75 WP 2 किलोग्राम को 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि इस प्रकार से हम सब अपने तिलहन फसलों को आसानी से बचाकर अच्छी उपज पा सकते हैं। अगर आप समय से सरसों की बुआई कर देते हैं तो शायद कीटनाशक दवा का प्रयोग करने की भी ज़रूरत ना हो। अगर कम तीव्रता होती है तो नीम से निर्मित दवा से भी प्रयोग करके हम उसको बचा सकते हैं, जैसा कि येलो ट्रैप लगाएं, इंटरक्रॉप करें, तो इस तरह से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। और सरसों में एक दूसरा है कि हमारे राज्य में खास करके एक बीमारी आती है जिसे सफ़ेद रस्ट कहते हैं। उसमें देखेंगे किसान भाई पत्तियों के ऊपर सफ़ेद रंग के उभरे हुए धब्बे बनेंगे पत्तियों के निचली सरफेस में, और वो पूरा बढ़ते जाते हैं। इसका प्रकोप होने के बाद पत्तियों की जो सिरा होती है उस पर देखेंगे पीले पीले रंग के हो जाती है, और जब ये जो उभरे हुए धब्बे हैं सफ़ेद वाले वो फटते हैं, फटने के बाद उससे सफ़ेद चूर्ण निकलता है जो पौधों पर दिखता है। तो अभी के समय में किसान भाई अपने खेतों में देख सकते हैं, और इस बीमारी का प्रकोप होने से जो पुष्प होता है उसकी भी आकृति बिगड़ जाती है और काफ़ी नुकसान पहुंचाता है हमारे राज्य में। अगर इस तरह का किसान भाई को दिख रहा है दवा, तो रेडोमिल नाम की दवा आती है जिसकी 0.2% मात्रा को आप छिड़काव करें, उससे भी काफ़ी लाभ हो जाएगा। तो किसान भाई बहनों, अभी आपने देखा तिलहनी फसलों में कीट एवं रोग प्रबंधन कैसे करना है। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है केचुआ खाद बनाने की विधि एवं उससे लाभ। केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बहुत ही उपयोगी खाद है और इस खाद में बदबू नहीं होती और मच्छर और मक्खी भी कम पनपते हैं, वातावरण दूषित भी नहीं होता और फसलें भी काफ़ी अच्छी होती हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो हमें भी वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद अपनाना चाहिए। तो चलिए इसके बनाने की विधि को देखते हैं, मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। केचुआ खाद ये जो है मुख्य रूप से जो हमारे खेत के जो गले सड़े जो तत्व होते हैं उसको एक साथ मिलाकर हम जब सड़ा लेते हैं तो उसे हम केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। हाँ, वो तो केचुआ खाद कहते हैं, लेकिन बनाएं कैसे? केचुआ खाद बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है 10 फीट बाई 3 फीट ऊंचाई और 2.5 फीट चौड़ाई हम एक ढांचा बनाते हैं, जो सीमेंट का अगर लेते हैं तो, और नहीं तो हम दूसरी विधि से भी हम करते हैं। लेकिन प्रथम विधि जो है, जो ये हम सीमेंट विधि वाला हम बता रहे हैं, ये 10 फीट बाई 3 फीट ऊंचाई और 2.5 फीट चौड़ाई वाली ये विधि मैं बता रहा हूँ। ये विधि बनाने के लिए ये ढांचा हम बना लेते हैं। इसके अंदर सर्वप्रथम जो है हम जो सड़ा गला जो भी तत्व है हमारा, जो खेत का जो है, घर का कूड़ा है, ये सारा तत्व जो है करीब करीब 6 इंच करीब हम पहला लेयर हम लगा देते हैं। उसके बाद हम जो गोबर है, जो कच्चा गोबर, ये इसमें खास एक ये ध्यान देना होता है कि गोबर जो है हम ज़्यादा पुराना ना दें, 5 से 6 दिन का गोबर देना चाहिए। अगर 5 से 6 दिन का गोबर हम देते हैं तो हमारा केचुआ जो है वो गर्मी के चलते उस जगह पे वो आता है। अगर ज़्यादा ठंडा हमारा हो जाता है गोबर, तो उस जगह पे हमारा केचुआ जो है वो सही से सर्वाइव नहीं कर पाता है, और ज़्यादा गर्म भी रहता है वहाँ भी सर्वाइव नहीं करता है। तो हमारा जब ताज़ा गोबर रहता है तो वो केचुआ जो है वो हमारा उस गोबर पे आता है और वो खाना शुरू करता है। तो पहला लेयर हम तैयार करते हैं 6 इंच का, जो कि सड़ा गला जो भी आपके खेत का जो कूड़ा करकट है वो डालते हैं। इसके बाद 6 इंच फिर हम गोबर डालते हैं, फिर 6 इंच हम कूड़ा जो आपके खेत का है, या पुआल हो, चाहे आपका जो गाय जो खा लेती है उसका भूसी हो, ये सब 6 इंच एक लेयर, जो पत्ते हो आपके गिरे होते हैं वो 6 इंच एक लेयर हम बना लेते हैं। वो 6 इंच के बाद फिर हम दोबारा हम एक गोबर का लेयर डालते हैं।
वो भी 6 इंच का होता है। इस तरह करके हम 3 बार हम 3 सतह तैयार 3 सतह तैयार कर लिए। 3 सतह तैयार करने के बाद हम अच्छी तरह से उसको जूट के बोरे से ढक देते हैं। जूट के बोरे से ढकने के बाद हम उसमें जितना गोबर डाले हैं प्रति टन जो है उसमें केचुआ जो है वो देखना होता है कि केचुआ हम कितना जल्दी तैयार, हम गोबर केचुआ खाद कितना जल्दी हम तैयार करते हैं। अगर 60 दिन में अगर तैयार करना है तो हमें उसमें 10 केजी हमको केचुआ खाद डालना होगा। अगर आप केचुआ खाद उसमें 6 केजी डालते हैं तो वो 70 दिन में तैयार होगा। इस तरह से जितना केचुआ आप कम डालेंगे उतना ज़्यादा दिन आपका बढ़ता जाएगा। इसलिए केचुआ जो है आप सही मात्रा में केचुआ डालिएगा, आपका सही केचुआ खाद तैयार होगा, सही दिन में तैयार होगा। ये हम प्रायः किसान भाई ये हमारा कमी कर लेते हैं कि केचुआ हम कम डालते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से हमारा केचुआ तैयार हो जाए। तो केचुआ जो तैयार होने का जो है 60 दिन में हम कहते हैं कि 60 दिन में केचुआ खाद तैयार हो जाता है। तो 60 दिन में तैयार करने के लिए हमको करीब करीब 10 केजी हमको केचुआ खाद 1 टन में डालना होगा, तब जाकर हमारा केचुआ खाद जल्दी तैयार होगा। अब केचुआ खाद कैसे तैयार होगा तो कैसे हम समझेंगे, जैसे कि आप पहला लेयर को हम देखेंगे हटाकर और उसमें जब भुरभुरा टाइप का हो जाएगा, जैसे बोलते हैं कि हमारा चाय पत्ती की तरह दिखने लगता है, वो छोटा छोटा दाना गोला गोला हो जाता है, उस समय हम समझेंगे कि हमारा ये केचुआ खाद तैयार हो गया है। लेकिन जब केचुआ हम डालते हैं तो केचुआ डालने के बाद हमको 1 से 2 दिन के बाद, प्रत्येक 1 से 2 दिन के बाद हमको देखना है कि उस केचुआ खाद जो आप बना रहे हैं उसके अंदर में वो नमी बना हुआ है कि नहीं। अगर ठंडे का मौसम है तो 2 से 3 दिन के बाद आपको उसमें पानी का छिड़काव करते रहें। अगर गर्मी का दिन है तो डेली आप 1 बाल्टी पानी करीब करीब उसमें डालते रहें। रही बात कि केचुआ खाद के जब स्लोप आप जब ढांचा बनाते हैं तो एक तरफ हल्का स्लोप बनाएं, जिससे कि आपका ज़्यादा पानी होगा वो वर्मीवाश बन के निकल जाएगा। वर्मीवाश जो है वो केचुआ का खाद का जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास जो है वो घुल कर वो बाहर निकल जाता है। अगर वर्मीवाश अगर नाली हम बनाए रहेंगे तो वर्मीवाश वो बन के वो बाहर निकलेगा और वो वर्मीवाश जो है आपका बहुत ही बेहतरीन एक खाद है। इसे आप सब्जियों पे छींट सकते हैं, आप अनाज के पे छींट सकते हैं। सर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि जैसे जो केचुआ डाला जाता है केचुआ खाद बनाने के लिए, क्या वो सामान्य केचुआ होता है या किसी खास तरह का केचुआ होता है? प्रायः किसान भाइयों जानते होंगे कि पहले जो केचुआ है, जो देसी हमारा केचुआ जो होता था वो बड़ा बड़ा केचुआ होता था, जो कि आपका 1 हाथ का के आसपास हो जाता था, 1 बीता 1.5 बीता तक का हो जाता था। लेकिन ये जो है ये इटालियन केचुआ है, हसीना पोटीरा इसका नाम है। ये करीब करीब 1.5 से 2 इंच का होता है और इसका बियान जो है बहुत जल्दी होता है। पहले केचुआ जो रहता था वो इतना जल्दी नहीं खाता था, उतना भोजन नहीं खाकर वो उतना जल्दी नहीं अपना अवशिष्ट नहीं तैयार कर पाता था। लेकिन अभी जो है ये हसीना पोटीरा जो है ये बहुत जल्दी खाता है और जल्दी मल तैयार करता है। अगर जितना मल तैयार करेगा उतना जल्दी हमारा खाद तैयार होता है। तो किसान भाई बहनों, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और हमारा पिन संख्या है 834001। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, अभी समय चल रहा है कोरोना काल का। कोरोना काल के इस समय में आप भीड़ में जाने से बचें, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात को आप कभी ना भूलें। अगर आपने कोविड का टीका नहीं लिया है तो नज़दीकी टीका केंद्र जाकर कोविड के दोनों इंजेक्शन को ज़रूर लें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।